अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ के अंदर ही आत्माएं अक्सर अपना निवास बनाती हैं और सुनसान जगह पर बैठी रहती हैं। जब आप उन जगहों पर पेशाब करते हो और यदि अनजाने में उनके ऊपर हो जाए तो मुसीबत आन पड़ती है। इसलिए पेशाब करने से पहले उनसे इजाजत ले लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पर पेशाब कर सकता हूँ क्या। युग हंसते हुए कहता है, फिर आत्माएं क्या कहती हैं? यही कि मैं उठ जाता हूँ यहाँ से, तुम पेशाब कर सकते हो। यार युग, तू ना हर बात को मजाक में ले, बस सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ। अभिमन्यु कोठी के पास ही लगी झाड़ियों के पास चला जाता है और अपनी जिप खोलकर कहता है, मुझे पेशाब लगी है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर कोई अदृश्य शक्ति हो तो प्लीज चले जाए। इतना कहकर अभिमन्यु टॉयलेट करने लग जाता है। युग अभिमन्यु को वहीं पर छोड़कर कुएं के पास चला जाता है। कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी हुई थी जो कि बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर जंग लगा हुआ था। युग अभी कुएं के पास पहुंचा ही था कि तभी कुएं की घिरनी अपने आप घूमने लग जाती है। उसको लगता है कि वो घिरनी हवा की वजह से हिल रही होगी, इसलिए वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। युग कुएं के पास रखी बाल्टी को उठाता है और उसे कुएं के अंदर डालने लग जाता है। वो बाल्टी को कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसे कुएं के अंदर से झरने का पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? कुएं के अंदर से झरने के पानी के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? युग अपना कान कुएं के पास लगाकर वो आवाज सुनने लग जाता है। कुएं के अंदर से जो झरने की आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और धीमे धीमे एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं, तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। युग ये गाना सुन ही रहा था कि तभी गाने की आवाज धीमी हो जाती है और उसे कुएं के अंदर पानी पर एक लड़की का चेहरा दिखने लग जाता है। पहले तो वो चेहरा धुंधला था, पर जैसे जैसे वो क्लियर होते जा रहा था उसे कुएं के पानी में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, यामिनी तुम? कुएं के पानी में यामिनी का चेहरा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर ही यामिनी थी। यामिनी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, बस उसका चेहरा ही दिख रहा था। युग धीरे से कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, आपका इंतजार। मेरा इंतजार मतलब? और तुम कुएं के अंदर कैसे गिरी? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती। वो एक टक नजर से युग को देखती जा रही थी। युग को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर यामिनी थी। तुम वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकालता हूँ, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। यामिनी धीरे से बड़े प्यार से कहती है, हाँ युग आओ, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। युग कुएं के अंदर घुसने के लिए अपने पैर कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से अभिमन्यु रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग तू पागल हो गया है क्या? कुएं के अंदर क्यों कूद रहा है? युग कहता है, यार कूद नहीं रहा हूँ, बचा रहा हूँ। बचा रहा है पर किसे? यामिनी को। यार वो कुएं के अंदर है। यामिनी? कौन यामिनी? वही लड़की यार जिसके बारे में मैंने कल रात में बताया था, जिसने मेरी नदी पार करने में मदद की थी। अभी जब उसे देखा तो उसका नाम याद आया। वो कुएं के अंदर है। अभिमन्यु कुएं के अंदर देखने लग जाता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो युग पर भिन्नाते हुए कहता है, ये तुझे रात में कोई दौरे वौरे तो नहीं पड़ते ना? किस लड़की की बात कर रहा है तू? कुएं के अंदर तो कोई नहीं है। युग भी कुएं के अंदर देखते हुए कहता है, अरे यहीं पर तो थी, कहाँ गई? सच में अभिमन्यु यहीं पर थी, मैंने उससे बात भी की थी। यार युग देख, रात बहुत हो चुकी है। हो सकता है तुझको देर रात तक जागने की आदत हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। वो चीजें दिखाई दे रही हो जो यहाँ पर है ही नहीं। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे तो अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभिमन्यु कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उससे कुएं का पानी खींचकर बकेट में भर लेता है। युग अभी भी यामिनी के बारे में ही सोच रहा था। हो सकता है कि ये सब मेरा वहम ही हो, वरना यामिनी यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो भी कुएं के अंदर।
अभिमन्यु उसे हिलाते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गया, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझसे। पानी भरकर हो गया, अब चले? हाँ चल जल्दी। युग और अभिमन्यु बकेट में पानी लेकर ग्रेवयार्ड कोठी में चले जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर और कछुए ने मीठी शराब पी मारी थी। उन्होंने युग और अभिमन्यु का पानी लाने तक का इंतजार नहीं किया था। वो दोनों शराब पीकर जमीन पर ही पसर कर गहरी नींद में सो रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों को देखते हुए कहता है, यार ये दोनों तो टल्ली हो गए, अब क्या करें? क्या करें मतलब? वही जो सोचा था, यक्षिणी के बारे में पता लगाते हैं। और कितना पता लगाएंगे यार, तूने देखा था ना उन लेजर लाइट्स को अपने आप जलते हुए। इसका मतलब ये है कि वो यहीं पर है, कहीं नहीं गई है। पर यक्षिणी, यार फिर यक्षिणी, तू तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। हमें ये तो पता चल ही गया है ना कि यक्षिणी यहीं पर है। हाँ पर ये तो पता नहीं चला है ना कि वो कहाँ पर है, किस कमरे में। यार रूम नंबर 666 में ही होगी ना। पर अभी तूने देखा था ना, लेजर लाइट हर जगह जल रही थी, फिर वो एक जगह कैसे हो सकती है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार हो सकता है कि ये सब उसकी शक्तियों की वजह से हो रहा हो। भूल मत, उसके पास शैतानी शक्तियों के साथ साथ दैवीय शक्तियां भी हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। कमरे के अंदर कैद होकर भी वो बहुत कुछ कर सकती है। और ये ग्रेवयार्ड कोठी भी तो उसका दूसरा ठिकाना ही था, तो इस कोठी की चीजों पर तो उसका वश होगा ही ना। हाँ यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर फिर भी जब तक मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता कि यक्षिणी अपने कमरे में ही कैद है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, तो यार 3 दिन है ना अभी हमारे पास। पूर्णिमा आने से पहले पता लगा लेंगे कि वो किस कमरे में है। अब मैं सोने जा रहा हूँ और तू भी चल, वरना क्या पता फिर तुझे वो तेरी यामिनी दिखने लगे। इतना कहकर अभिमन्यु युग के कमरे में सोने चला जाता है और युग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अमोदिता और रजनी किचन में थे और नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अमोदिता गर्मा गर्म भजिए तल रही थी, जिसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था। रजनी अमोदिता से पूछती है, युग का फोन आया है नहीं? अमोदिता उदासी के साथ कहती है, नहीं आया माँ। अरे अभी तक फोन नहीं आया? जितना मैं जानती हूँ अभी तक तो काले जादू का असर हो जाना चाहिए था और फोन भी आ जाना चाहिए था। अमोदिता भजिए तलते हुए कहती है, माँ ये काला जादू असर तो करेगा ना, बाकी के टोटकों की तरह वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, टोटके कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस उन्हें सही से करना आना चाहिए। और तू संदेह मत कर। तू भगवान पर संदेह कर सकती है पर काली शक्तियों पर नहीं। तुझे नहीं पता कितनी शक्ति होती है इस काले जादू में। तू तो ये बता, तूने पुड़िया को चौराहे पर ही फेंका था ना? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, चौराहे पर ही फेंका था। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, देख सही सही बताना। अमोदिता की जबान लड़खड़ाने लगती है और वो कहती है, हाँ माँ, वहीं फेंका था, कसम से। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अमोदिता अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहती है, माँ युग जी का फोन है, वो फोन कर रहे हैं मुझे। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी उठा ना, फोन कटेगा तब उठाएगी क्या? अमोदिता फोन उठाते हुए बड़े प्यार से कहती है, हेलो युग जी। युग की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, हेलो अमोदिता, कहाँ पर हो तुम? मैं तो युग जी घर पर हूँ। तो अमोदिता जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जैसे ही अमोदिता युग के मुंह से ये बात सुनती है, वो खुशी से फूले नहीं समाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ युग जी मैं आती हूँ, पर हुआ क्या आप बताएंगे? अमोदिता मैं अभी तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ठीक है युग जी, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। हाँ अमोदिता जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पर। युग का फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है, अमोदिता खुश होते हुए रजनी से कहती है, माँ आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था, युग जी तो मेरे ही नाम की माला जपते जा रहे हैं। वो तो रुक ही नहीं रहे थे, कह रहे थे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये काला जादू तो सच में काम करता है। देखा मेरे काले जादू का कमाल। अब तू देर मत कर, जल्दी जा और देख कर आ युग को किस चीज की जरूरत है, और सुन उसे जो भी चाहिए हो दे देना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है,
अरे तू तो अभी से शर्माने लग गई। मेरी बात ध्यान से सुन ले, ज्यादा शर्माना वरमाना मत, जो मांगे बिना सोचे समझे दे देना। मेरा मतलब समझ रही है ना तू? ये आजकल के लड़के बड़े उतावले होते हैं। बस एक बार युग एक गलत कदम उठा ले, फिर देखना कैसे तेरी उसके साथ शादी करवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से ग्रेवयार्ड कोठी की ओर जाने के लिए रवाना हो जाती है। जैसे जैसे उसके कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ते जा रहे थे, उसके मन में ख्याली पुलाव पकते जा रहे थे। वो सोचती जा रही थी कि युग ने उसे ग्रेवयार्ड कोठी में क्यों बुलाया था, आखिर वो उसके साथ क्या करने वाला था। कुछ ही देर में वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। अमोदिता युग के बचपन के सारे दोस्तों को जानती थी, क्योंकि वो भी बचपन में युग के साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। युग के दोस्त भी उसे पहचानते थे। अमोदिता कछुए को ग्रेवयार्ड कोठी में देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह फाड़ते हुए नेपाली में कहती है, अरे कछुआ तिमी, यहाँ के तपाई गदे हुनुन छे। कछुआ अमोदिता को बताता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उससे पहले ही युग की आवाज सुनाई देती है, अरे अमोदिता तुम आ गई, जल्दी आओ अंदर। युग की आवाज सुनकर अमोदिता झट से कोठी के अंदर चली जाती है। कोठी में वो देखती है कि वहां पर युग खड़ा हुआ था। युग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी बेसब्री से अमोदिता का ही इंतजार कर रहा था। युग अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जल्दी चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। युग जी तो बहुत तेज निकले, मुझे सीधे कमरे में ले जा रहे हैं और इन्हें तो शर्म भी नहीं आ रही, अपने दोस्तों के सामने ही ऐसा बोल रहे हैं। चलो अच्छा ही है, मेरे पास सबूत भी रहेगा कि युग जी के दोस्त भी वहीं पर थे जब वो मेरे साथ वो सब कर रहे थे। हॉल से युग के कमरे तक जाते जाते ना जाने कितने मन घड़ंत ख्याल अमोदिता के मन में आ गए थे, और वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि काले जादू ने अपना काम कर दिया था, युग को उसका दीवाना बना दिया था। जब अमोदिता युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युग के बिस्तर पर अभिमन्यु और कायर थे। कायर लेटा हुआ था और अभिमन्यु ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कहीं जाने से रोक रहा हो। कायर अपने चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लाते हुए कहता है, अमोदिता, अमोदिता, मेरी अमोदिता। कायर अमोदिता का नाम बार बार बड़बड़ाया जा रहा था और अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। अमोदिता युग से कोई सवाल पूछती उससे पहले ही युग कहता है, वो अमोदिता देखो ना, ये कायर को क्या हो गया है, जब से उठा है तुम्हारे नाम की माला जपे जा रहा है। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ अमोदिता, इतना तो कोई भगवान को याद नहीं करता जितनी बार सुबह से इसने तुम्हें कर लिया है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने सोचा इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, फिर ये अभिमन्यु ने बताया कि आसपास के गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तुम ही हो जो सबका इलाज करती हो। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा नंबर कल सेव किया था मैंने, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। अब तुम ही देखो क्या हुआ है इस कायर को। अभिमन्यु अपना हाथ दबाते हुए कहता है, हाँ मोदिता, मैं तो थक गया हूँ इसे पकड़कर बैठने में। अगर इसे पकड़ता नहीं तो ये सीधा तुम्हारे घर आ जाता। पता नहीं क्या हुआ है इसे, तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है। युग की बातें सुनकर अमोदिता दंग हो गई थी। वो यही सोच रही थी कि जो काला जादू युग पर होना चाहिए था वो कायर पर कैसे हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मेरी प्यारी अमोदिता। अभिमन्यु कायर के मुंह से फिर से अमोदिता का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, यार ये कायर को किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी? अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कहीं अभिमन्यु युग के सामने उसकी पोल न खोल दे, क्योंकि अभिमन्यु को सब पता था कि गांव में क्या क्या होता था। युग हैरानी के साथ कहता है, ये मोहिनी क्या होती है यार, कोई लड़की वड़की है क्या? अभिमन्यु कहता है, ये मोहिनी कोई लड़की वड़की नहीं है बल्कि एक प्रकार का। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बीच में बोल पड़ता है, यार तुझे मोहिनी नहीं पता, यहाँ गांव में तो मोहिनी देना आम बात है। अपने बंगला मुडा और रोंका मुचा गांव में तो सबसे ज्यादा दी जाती है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूं ना। अभिमन्यु बता ना यार क्या है ये मोहिनी। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है,
यार ये जो मोहिनी है ना, ये एक प्रकार से टोना होता है। जब किसी को अपने वश में करना हो तब ये किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें किसी के बाल के साथ, नाखून के साथ या खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता है। पर इसका मेन मकसद सिर्फ एक होता है और वो है वश में करना। इसे मोहिनी देना कहा जाता है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी कायर फिर बड़बड़ाने लग जाता है। अमोदिता, अमोदिता, मेरी जान अमोदिता। अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, वो तुझे तो पता ही होगा, एक बार असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था और सब राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए मोहिनी साधना का प्रयोग करते हैं। इसमें कलवा मोहिनी साधना, विश्व मोहिनी साधना, तेल मोहिनी साधना और भी कई साधना होती है। कछुआ अमोदिता को घूरते हुए कहता है, पर यार एक बात समझ में नहीं आई, ये कायर अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? कायर को अमोदिता के नाम की मोहिनी किसने दी होगी और क्यों? अपना नाम सुनकर अमोदिता बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। वो उन्हें अपनी बातों में उलझाते हुए कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में थोड़ी ये सब होता है। युग जी, ये दोनों तो गांव वाले हैं, पर आप तो शहर से आए हैं ना, तो इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना। कछुआ झट से कहता है, तो फिर तुम ही बता दो अमोदिता कि कायर क्यों तुम्हारा नाम बड़बड़ाया जा रहा है? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि जरूर पिछली रात कायर ने कोई ऐसा सपना देखा होगा जिसमें मैं रही होंगी और मेरी जान खतरे में रही होगी। वही सपना कायर के दिमाग में रह गया होगा और वो मेरा नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जो मेंटली कमजोर और इमोशनल होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि नींद खुलने के बाद भी वो उनका नाम बड़बड़ाते रहते हैं, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता है। अमोदिता की बात सुनकर युग को सपने की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ निर्वस्त्र अवस्था में रहता है और प्यार भरी बातें करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वो अमोदिता को अपने सपने के बारे में बताए। हो सकता है कि अमोदिता उसके सपने का कुछ तोड़ निकाल सके, पर अगले ही पल उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अमोदिता उसके बारे में क्या सोचेगी कि युग जी कैसी कैसी बातें करते हैं। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, ये कायर तो बिंदु को प्यार करता है, तो इसे तुम्हारे सपने कैसे आ सकते हैं? अमोदिता कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अब वो मुझे क्या पता, सपनों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। भूलो मत कि हम चारों बचपन में साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हो सकता है कि बचपन की कोई बात याद आ गई हो और अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे कायर का चेकअप करने दो। इतना कहकर अमोदिता कायर के पास जाती है और नाटक से उसके हाथ की नब्ज चेक करते हुए कहती है, नब्ज तो ठीक चल रही है, हो सकता है जो मैंने कहा था वही हुआ होगा। जब अमोदिता कायर का हाथ पकड़ती है तो जैसे कायर के बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है और वो अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, तुम आ गई अमोदिता। इतना कहकर कायर अमोदिता के नजदीक जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, अबे कहाँ चिपक रहा है, दूर हट अमोदिता से, काबू रख अपने आप पर। अमोदिता घबरा जाती है, उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो अपना हाथ कायर के माथे पर फेरते हुए कहती है, कायर, मैं ठीक हूँ। कायर देखो मेरी तरफ, भूल जाओ अपने सपने को और अब आराम करो, सो जाओ कायर, सो जाओ। जैसे ही अमोदिता कायर के सिर पर हाथ फेरती है और उसे सोने को बोलती है, कायर अमोदिता अमोदिता बड़बड़ाते हुए ही वापस बिस्तर पर लेटने लग जाता है और सो जाता है। अभिमन्यु, कछुआ और युग ये तीनों ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, जब से हम सोने को बोल रहे थे तब तो नहीं सोया, अमोदिता के हाथ फेरते ही फट से सो गया। युग हंसते हुए कहता है, यही तो जादू होता है लड़कियों के हाथों में बेटा, मैन विल बी मैन। अमोदिता अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए कहती है, युग जी, मैं ना आपको एक मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ना उसे कायर को दे देना, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना कभी कभी सपनों का असर देर तक रहता है। युग अपना मोबाइल चेक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है अमोदिता, ले आऊंगा ये मेडिसिन में। बेड के पास ही एक शर्ट पैंट रखी हुई थी। कछुआ उसे उठाता है और उसकी स्मेल लेते हुए कहता है, यार युग, ये तेरे कपड़ों में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तू इन्हें धोता नहीं है क्या? युग उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, यार धोने के लिए तो निकाले थे, पर कल बहुत काम था तो धोना भूल गया, और इसमें से गंदी स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे ये कपड़े कायर ने पहने हुए थे। भूल गया वो उस दिन बारिश में जब भीग कर आया था तो उसे मैंने अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे।
कछुआ कहता है, हाँ याद आया, उसी दिन तो पहला कार्यक्रम जमा था। बिंदु ने टेस्टी टेस्टी खाना भी तो भेजा था। जब अमोदिता की नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो वही कपड़े थे जिसमें से उसने युग का बाल निकाला था। वो समझ जाती है कि वो कपड़े कायर ने पहने थे, जिस कारण युग की जगह कायर का बाल उसके हाथ लग गया था और टोटका कायर पर हो गया था। अमोदिता वहां की हालत देखकर समझ जाती है कि उसका अब ज्यादा देर वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी अभिमन्यु और कछुआ उससे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए वो वहां से जाने का मन बना लेती है और युग से इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा युग जी, अब मैं चलती हूँ, माँ ने जल्दी लौटने को बोला था। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है अमोदिता, तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो परेशान ही हो गए थे। इसमें थैंक यू की क्या बात है युग जी, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अंगूठे के नाखून की बलि देने के कारण अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता, ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया और इस पर ये सफेद पट्टी क्यों बंधी हुई है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु, चोट लग गई थी। युग भी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा? चोट लग गई थी, पर कैसे? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, जब मैं काम कर रही थी तो सिलबट्टे का पत्थर अंगूठे पर गिर गया, उसी से लग गई। कछुआ अंगूठे को देखते हुए कहता है, सिर्फ अंगूठे पर ही चोट लगी उससे, और कहीं नहीं लगी? अमोदिता भिन्नाते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कछुआ, कि हमारा पैर ही टूट जाए? तुम्हारी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। बचपन में भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े रहते थे और अभी भी हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी है अपनी। कछुआ कुछ नहीं कहता, बस शर्म से हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अमोदिता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कायर को अभी तक होश नहीं आया था। युग, कछुआ और अभिमन्यु उसी के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। युग अपने मोबाइल पर अमोदिता का मैसेज देखते हुए कहता है, यार यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ पर है? कायर के लिए मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, जब होश में आएगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो दे देंगे। कछुआ अपने हाथ से राइट साइड इशारा करते हुए कहता है, ये अपना मेहंदी पथार है ना, वहां पर स्टेशन के पास में ही मेडिकल स्टोर है, वहां पर मिल जाएगी ये मेडिसिन। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मेहंदी पथार? अब मेडिसिन लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा? इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा यार। कछुआ हंसते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेडिसिन थोड़ी अमोदिता है कि तूने आवाज लगाई और वो फट से दौड़ी चली आएगी। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसने लग जाता है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि कछुए की बचपन से हर किसी की टांग खींचने की आदत थी। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, अरे कछुए, ये एक मेडिकल स्टोर ये अपने रोंका मुचा गांव में भी खुला है ना, अभी 1-2 महीने पहले ही? कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ यार, और ये युग के बड़े पापा दिलीप अंकल ने तो उसका उद्घाटन किया था। वैसे भी गांव में कुछ भी चीज का इनॉग्रेशन हो तो युग के बड़े पापा को ही तो बुलाया जाता है। अभिमन्यु झट से कहता है, बुलाया क्यों नहीं जाएगा? आधे पैसे युग के बड़े पापा भी तो देते हैं पार्टनरशिप के तौर पर। हाँ यार, ये भी है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि दिलीप अंकल के पास इतना पैसा आता कहां से है कि इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करते जाते हैं। कुछ फायदा तो होता नहीं उनका। फायदा कैसे नहीं होता? गांव में उनका इतना सम्मान जो है। भूल मत बेटा, पैसा बोलता है, उनके सामने किसी की जुबान नहीं खोलती। हाँ यार, ये भी है, पर मुझे लगता है कि वो हवेली में जरूर कोई ना कोई खजाना गड़ा हुआ है जो उनके हाथ लग गया है। युग, तू ना उस खजाने के बारे में पता कर, फिर ये स्टार्टअप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा होगा ना तेरे पास, तू पैसे में खेलेगा और साथ में हम भी खेलेंगे। युग परेशान होते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस खजाने की बात कर रहे हो और कौन सी हवेली? अभिमन्यु झट से कहता है, यार वही हवेली जिसमें तेरे बड़े पापा दिलीप अंकल रहते हैं। सुना है कई सालों पहले वहां उस हवेली में एक अघोरी रहा करता था जिसने कई सिद्धियां हासिल की थी और उसी की मदद से खजाने का अंबार लगा दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खजाने का अंबार? अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, हाँ यार, मैंने सुना है कि वो अघोरी लोगों से गलत काम मतलब टोना टोटका करवाता था और उसके बदले में उन्हें सोना चांदी दिया करता था, पर उसका मेन मकसद कुछ और था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या था उसका मेन मकसद? अभिमन्यु कहता है, मैंने सुना है कि उसका मेन मकसद ये था कि वो यक्षिणी पर काबू करना चाहता था।
अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि युग उस पर दूसरा सवाल दाग देता है, और वो यक्षिणी पर काबू करके क्या करना चाहता था। यार देख, जितना हम सबको पता है यक्षिणी के बारे में, उस हिसाब से यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और उसे कोई अभिशाप मिला था जिस कारण वो डायन बन गई थी। तो इस हिसाब से यक्षिणी के पास दैवीय और दैत्य दोनों शक्तियां थी। हो सकता है उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए वो अघोरी यक्षिणी पर काबू करना चाहता था, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, असली बात तो वो अघोरी बता सकता है। युग कुछ सोचते हुए पूछता है, अभी इस वक्त वो अघोरी कहाँ पर है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसे तो यक्षिणी ने मार दिया। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी ने अघोरी को भी मार दिया? कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ, दादी ने तो यही बताया था मुझे कि एक पूर्णिमा की रात उस यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से ही अघोरी किसी को दिखा नहीं। लोगों का मानना है कि उसे यक्षिणी ने मार दिया था, और अघोरी के मरने के बाद ही तो तेरे पापा ने जमीन बेचकर वो हवेली खरीदी थी। तुझे पता है, दादी बताती है कि पहले तुम लोग भी बहुत गरीब थे, पर जब से वो हवेली खरीदी थी तब से तुम्हारी किस्मत चमक गई थी। युग ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे इन सब बातों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पता था। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार अभी ना तुम दोनों ये सब छोड़ो, वैसे भी मुझे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पैसे अपने दम पर हासिल किए जाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। अभिमन्यु, तू चल मेरे साथ रोंका गांव के मेडिकल स्टोर। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ चल। कछुआ डरते हुए कहता है, यार ये तुम दोनों मुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु कायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? ये कायर है ना तेरे साथ। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, इसका होना ना होना एक समान है। अभी ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने इसे मोहिनी दे दी। मैं नहीं रुकने वाला इसके साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। युग परेशान होते हुए कहता है, कछुए तू ना बड़ा परेशान करता है। एक काम करते हैं अभिमन्यु, तू यहीं पर रुक जा, कछुए तू चल मेरे साथ। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ ये एकदम सही है। अभिमन्यु तू रुक जा यहाँ पर। अभिमन्यु, हाँ रुक जाऊंगा, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। युग और कछुआ वहां से चले जाते हैं। इस तरफ जब अमोदिता अपने घर पर पहुंचती है और रजनी को सब कुछ बताती है कि टोटके का उल्टा असर हो गया है, तो रजनी अमोदिता पर गुस्सा करती है। वो आग बबूला हो जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझे युग का बाल लाने के लिए बोला था और तू उस कायर का बाल लेकर आ गई। अमोदिता रोते हुए कहती है, माँ अब मुझे थोड़ी पता था कि युग जी के कपड़े उस कायर ने पहने हुए थे। तुझे कुछ पता ही कहाँ रहता है? पता होता तो यहाँ पर होती क्या? युग के कपड़ों में से बाल लाने की जगह उसके सिर का ही बाल तोड़ लेती। माँ इतना आसान थोड़ी है किसी का बाल तोड़ना, कितना कठिन होता है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज तक मैंने किसी का बाल तोड़ा ही नहीं। तू कहे तो मैं लाकर दे दूं तुझे युग का बाल। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, हाँ माँ आप पहले से ये कर लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही ले आइए ना युग जी का बाल। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, हाँ और युग से शादी भी कर लेती हूँ और उसके साथ शहर भी मैं ही चली जाती हूँ और तू यहीं पर बोझ बनकर बैठी रहे। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता एकदम चुप हो जाती है। रजनी अभी भी गुस्से से फूले जा रही थी। अमोदिता बड़ी हिम्मत करके रोता हुआ मुंह बनाकर कहती है, माँ प्लीज कुछ कीजिए ना, वो कायर तो मेरा ही नाम बड़बड़ा ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर युग जी को समझाया और यदि कल तक कायर नॉर्मल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कायर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगा और उससे शादी नहीं करना चाहती। प्लीज माँ कुछ कीजिए। इतना कहकर अमोदिता रोने लगती है। अमोदिता के आंसू देखकर रजनी को उस पर दया आ जाती है। रजनी भले ही कैसी भी थी तो वो एक माँ ही। माँ की ममता जागी जाती है। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। अब एक ही रास्ता बचा है और वो है हमें टोटका तोड़ना पड़ेगा, तभी तेरा जादू कायर पर से उतरेगा। अमोदिता झट से पूछती है, और वो कैसे तोड़ते हैं माँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
टोटका कैसे तोड़ा जाता है वो रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अमोदिता रजनी को हिलाते हुए कहती है, माँ क्या सोच रही हो तुम? बताओ ना माँ, टोटका कैसे तोड़ा जाता है? टोटका कैसे तोड़ा जाता है वो मैं तुझे रात में बताऊंगी। आज रात 3 बजे तैयार रहना। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आसान होता है टोटका करना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है टोटका तोड़ना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है और डरते हुए कहती है, माँ तुम मुझे डरा रही हो ना? रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं क्या तुझे कोई भूत नहीं लगती हूँ जो तुझे डराऊंगी? मैं तो तुझे सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ, समझी? इस तरफ युग और कछुआ रोंका-मुचा गांव पहुंच गए थे। अमोदिता ने जो मेडिसिन कायर के लिए बताई थी वो उन दोनों ने ले ली थी। वो लोग वापस से बंगला मुडा गांव जा रहे थे। वो अभी रोंका-मुचा घाट पर पहुंचे ही थे कि तभी कछुआ का फोन बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, क्या? अरे कैसे? जैसे जैसे कछुआ बात करते जा रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते जा रहे थे। उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई थी और गम में तब्दील हो गई थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे गांव में ही हूँ मैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। हाँ आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर कछुआ फोन काट देता है। जैसे ही कछुआ फोन रखता है युग फटाक से पूछता है, क्या हुआ कछुए, बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, यार कुछ ठीक ही तो नहीं है, दादी की तबीयत खराब हो गई है, उनको लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेहंदी पथार। क्या कहा? दादी की तबीयत खराब हो गई, पर कैसे? पता नहीं यार, माँ बता रही है कि रात से ही ठीक नहीं थी और अब ज्यादा खराब हो गई है। तुझे तो पता ही है दादी की हालत नाजुक है, कभी भी अलविदा कह सकती हैं। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा कुछ मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। मेरी कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। अभी तू दादी को हॉस्पिटल लेकर जा जल्दी से जल्दी। हाँ मैं निकलता हूँ। इतना कहकर कछुआ अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है। कछुए के जाने के बाद युग अकेले ही किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। नदी के पास 3-4 लोग थे जो नदी पार कर रहे थे। युग ने अभी नदी में अपना पहला कदम ही रखा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। युग लड़की की आवाज सुनकर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगती है। युग बड़बड़ाने लग जाता है, ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के किनारे पर कुछ ही दूरी पर यामिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने दोनों हाथ में महसीर मछली पकड़ी हुई थी जो उसके हाथ की कोहनी तक आ रही थी। वहीं पर उसने मछली की दुकान लगाई हुई थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ताजा मछली रखी हुई थी जिसे वो बेच रही थी। यामिनी युग को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाते हुए कहती है, अरे ओ युग बाबू, जरा यहाँ पर तो आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमसे बिना मिले ही चले जाएंगे क्या? युग यामिनी की आवाज सुनकर अपने कदम रोक ही नहीं पाता और बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी की आवाज उसे उसकी ओर खींच रही थी। युग यामिनी के पास जाकर उससे हैरानी के साथ पूछता है, यामिनी तुम यहाँ पर? यामिनी हंसते हुए कहती है, ये मेरा ही तो बसेरा है युग बाबू, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो कहाँ पर रहूंगी? युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, उसी दिन तो बताया था तुमने कि तुम रोंका-मुचा घाट पर रहती हो। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे मत भूले युग बाबू आप हमें, हम कोई मामूली लड़की नहीं है जिसे आप यूं ही भूल जाएं। हम तो वो हैं जिसे आप जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। यामिनी युग को मछली दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, मछली खाइए, अभी अभी भूंजी है हमने। यामिनी की मछली की दुकान के पास ही एक सिगड़ी जल रही थी जिसमें यामिनी ने वो दोनों मछलियों को भूंजा था। उसी सिगड़ी के अंदर अभी भी 2-3 मछलियां भूंजने को रखी हुई थी। युग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों, आपको भूख नहीं लगी? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना युग बाबू? यामिनी की बात सुनकर युग हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी को कैसे पता था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? यामिनी हंसते हुए कहती है,
अरे बाबू, ये आपका जो चेहरा पीला पड़ गया है ना, उससे कोई भी बता देगा कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जरा चेहरा देखिए अपना, कितना सिकुड़ गया है। युग सोचने लग जाता है कि वो भुंजी हुई मछली खाए या नहीं। युग कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाबू, ज्यादा सोचिए मत, मैंने इसमें कोई मोहिनी नहीं मिलाई है। यामिनी को किसी को वश में करने के लिए मोहिनी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका रूप रंग ही काफी है। युग फिर सोचने लग जाता है, ये यामिनी को मोहिनी देने के बारे में कैसे पता? ये वही सब बातें क्यों बोल रही है जो ग्रेवयार्ड कोठी में हुई है? यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, बाबू, आप फिर सोच में डूब गए। आप ना बड़ा सोचते हैं। इंसान को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना उसके बाल पक जाते हैं। इतना कहकर यामिनी युग के हाथों में एक मछली पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए, पकड़िए इसे, वरना ठंडी हो जाएगी। भूजी मछली गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, वरना इसका स्वाद नहीं आता है। युग वो मछली पकड़ लेता है और वहीं पर जूट की रस्सी की एक कुर्सी बनी हुई थी, जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। युग जैसे ही मछली का पहला कौर खाता है, उसके टेस्ट में खो जाता है। उसने आज तक इतनी टेस्टी मछली इससे पहले कभी नहीं खाई थी। युग मछली का अगला कौर खाते हुए कहता है, यह मछली तो बहुत टेस्टी है, मसाले ना डले होने के बावजूद इसका स्वाद लाजवाब है। यामिनी अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, टेस्टी क्यों नहीं होगी युग बाबू, मैंने इतने प्यार से जो भूंजी है वो भी सिर्फ आपके लिए। क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आप मछली खाइए ना। इतना कहकर सिगड़ी में भूंज रही मछली को यामिनी पलटने लग जाती है। युग वापस से मछली खाना शुरू कर देता है। युग मछली खा ही रहा था कि मछली खाते खाते उसकी नजर यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल पर पड़ती है। जब वो उस कमल के फूल को देखता है तो उसे याद आता है कि उस रात जब उसने यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी, तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। युग बौखलाहट के साथ कहता है, यामिनी, उस रात क्या हुआ था? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, आप किस रात की बात कर रहे हैं युग बाबू? अरे वही रात जो तुमने और मैंने साथ में गुजारी थी। यामिनी शर्माते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं युग बाबू आप? हमने कहा आपके साथ कोई भी रात बिताई थी। अरे तुम भूल गई, उस रात तुमने मुझे किश्नोई नदी पार करवाई थी जब नदी उफान में थी, उसमें बहुत पानी भर गया था। अच्छा तो ये बोलिए ना, नदी पार करवाई थी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि रात गुजारी थी? आपको रात गुजारने का मतलब नहीं पता क्या? अच्छा हुआ यहाँ आसपास कोई है नहीं, वरना कोई सुन लेता तो आपको नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होती। आपका तो कुछ नहीं चाहता, क्योंकि आप तो एक लड़के हैं और शहर से आए हैं। सारे ताने जली कुटी तो मुझे ही सुननी पड़ती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी, तुम ना अब छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ और ये बताओ उस रात क्या हुआ था जब मैंने कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, युग बाबू, उस रात ना कमल के फूल की खुशबू सूंघने के बाद आप ना बेहोश हो गए थे। मैं तो बहुत घबरा गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर याद आया कि आपने बताया था कि आप ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हैं। मैंने सोचा वहीं पर ले जाना ठीक होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपको जैसे तैसे उठाया और ग्रेवयार्ड कोठी के पास दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया? पर क्यों? तुम मुझे कोठी के अंदर क्यों नहीं ले गई? अरे युग बाबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें आप पर भरोसा है, आपके दोस्तों पर नहीं। क्या पता कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। जब हम आपको लेकर दरवाजे के पास पहुंचे थे ना, तो बाहर तक आपके दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे थे। हम तो समझ गए थे कि वो किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दरवाजा खटखटाया और वहां से चलते बने। वैसे भी शराब पीकर तो इंसान अपना आपा खो ही देता है। युग को कुछ हद तक यामिनी की सारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर तभी उसे उसके सीने पर लगे नाखून के खरोंचों की याद आई और वो फिर बौखलाहट के साथ पूछने लगा, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुमने मेरी शर्ट क्यों खोली थी और मेरे सीने पर खरोंच के निशान कैसे थे? यामिनी धीरे से कहती है, युग बाबू, मैंने ना आपकी शर्ट आपके साथ संभोग करने के लिए खोली थी। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त युग का चेहरा देखने लायक था, उसके तोते उड़ गए थे। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, मैं ना मजाक कर रही थी, आप तो सच ही समझ बैठे। मैं क्या आपको बिल्ली दिखती हूँ जो आपको नोचूंगी? तो फिर तुम ही बताओ, मेरे सीने पर खरोच के निशान कैसे आए? आपकी जान बचाने के चक्कर में। उस रात जब आप बेहोश हो गए थे ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
मुझे लगा कहीं आपको दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया, इसलिए यही सोचकर मैंने आपकी शर्ट के बटन खोल दिए और आपका सीना मलने लगी। और सीना मलते मलते ही मेरे नाखून आपके सीने में लग गए। अब क्या करूं, लड़की हूं ना, तो नाखून तो लंबे होंगे ही। लंबे नाखून का बड़ा शौक है मुझे। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काफी हद तक यामिनी ने उसे उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। युग मछली खा ही रहा था कि तभी वो खांसने लग जाता है। यामिनी के पास ही एक सुराही रखी हुई थी और वो उसका पानी एक मिट्टी के गिलास में निकालती है और युग को देते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, पानी पी लीजिए। युग पानी पीने लग जाता है। युग पानी पी ही रहा था कि तभी उसे पानी देखकर याद आता है कि कल रात यामिनी उसे एक कुएं के अंदर दिखी थी। उसका मन करता है कि वो यामिनी से पूछे क्या वो रात में कुएं के पास थी, पर अगले ही पल वो अपने मन को मार देता है। सोचता है नहीं, वो मेरा वहम ही होगा, भला यामिनी कुएं के अंदर कैसे हो सकती है। कुछ ही देर में युग ने मछली खाकर खत्म कर ली थी और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। युग अभी कुर्सी पर से उठा ही था कि तभी यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अच्छा तो जा रहे हैं आप युग बाबू? हाँ, तो एक काम कीजिए ना, अपने दोस्तों के लिए भी मछली लेकर जाइए ना, वो भी तो बेचारे सुबह से भूखे हैं। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में है? अरे युग बाबू, अब आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा वक्त बिता रहे होंगे ना। और वैसे भी कौन होगा जो अकेले उस ग्रेवयार्ड कोठी में रहना चाहेगा। युग फिर हक्का बक्का रह जाता है। युग कुछ कह पाता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, अब आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता कि आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं? तो ये बात मुझे क्या, रोंका मुचा और बंगला मुडा गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक बाबू रहते थे उनका बेटा आया है और उसने कोठी को फिर से खोल दिया है। इतना कहकर यामिनी गर्मा गर्म 3-4 मछलियां सिगड़ी में से निकालती है, उसे पत्तों में लपेटकर एक पॉलीथीन के अंदर भरकर युग को दे देती है। युग अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। यामिनी युग को हाथों से इशारा करते हुए कहती है, अरे ओ बाबू, फिर सोच में डूब गए? आप ना बहुत सोचते हैं, अब ज्यादा मत सोचिए और इन मछली के 200 रुपए हुए फटाफट दे दीजिए। युग अपने पर्स में से पैसे निकालता है और यामिनी को दे देता है। युग मछली लेकर वहां से चला जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर को होश आ गया था और जब से उसे होश आया था वो अमोदिता का नाम ही बड़बड़ाया जा रहा था। अभिमन्यु उसे समझा समझा कर थक गया था कि वो अमोदिता का नाम ना ले, पर वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। कायर अमोदिता का नाम जपते हुए कहता है, कहाँ है, कहाँ पर है मेरी अमोदिता? वो अभी यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? अभिमन्यु उसे समझाते हुए कहता है, यार कायर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? तेरी तो बिंदु है ना, भूल गया तू? बिंदु से प्यार करता है, तेरी बिंदु। बिंदु नहीं, अमोदिता। मैं अमोदिता से प्यार करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, तू अमोदिता से नहीं बिंदु से प्यार करता है। और याद कर बचपन के दिन, बचपन से अमोदिता तो युग पर लाइन मारती है ना, बस युग ही उसे भाव नहीं देता था। तो फिर तू ही बता अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी कायर का फोन बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार, शुद्ध जे तुम्हार, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके फना। रिंगटोन सुनकर ही अभिमन्यु समझ जाता है कि जरूर बिंदु का ही फोन होगा। वो सोचने लग जाता है कि फोन कैसे उठाए। यदि बिंदु ने उससे कायर के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन कैसे उठाए और बिंदु को क्या जवाब दे। अभिमन्यु कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही वहां पर युग आ जाता है। जब युग कमरे के अंदर घुसता है और देखता है कि कायर का फोन बज रहा है तो वो उसका फोन उठाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू क्या कर रहा है? जब से फोन बज रहा है तो उसे उठा क्यों नहीं रहा है? ये तेरे हाथ के पास ही तो रखा हुआ है। इतना कहकर युग फोन उठाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक जा मेरे भाई, फोन मत उठा। अभिमन्यु युग को रोक पाता उससे पहले ही युग फोन उठा लेता है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है,
ये क्या किया युग, तूने बिंदु का फोन क्यों उठा लिया? मैं जब से इसलिए नहीं उठा रहा था कि बिंदु सुबह से 2-3 बार कॉल कर चुकी है और हर बार वो कायर के बारे में ही पूछती है। मैं बहुत टाल चुका हूँ पर अब समझ नहीं आता क्या बोलूँ, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। युग परेशान होते हुए कहता है, अब क्या करूँ यार, फोन तो उठा लिया, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा वरना उसको टेंशन हो जाएगी, वो समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन के अंदर से बिंदु की आवाज आती है, हेलो कायर, तुम्हें कुछ बोलबे कि ना बोलबे? युग अभिमन्यु को फोन देते हुए कहता है, मैं तो बात नहीं कर रहा यार, तू ही कर। अभिमन्यु वापस से युग को फोन थमाते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं करने वाला, सुबह से बहुत झूठ बोल चुका हूँ, अब और नहीं बोल सकता। बिंदु के फिर फोन के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें कुछ ही बोल छे ना के नो? युग कांपते हुए कहता है, हेलो हाँ बिंदु बोलो। फोन के अंदर से हैरानी के साथ बिंदु की आवाज सुनाई देती है, कायर ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, ये इतनी भारी क्यों लग रही है? मैं कायर नहीं युग बोल रहा हूँ बिंदु। अच्छा युग तुम हो, तो फिर कायर कहाँ पर है? वो बिंदु, कायर तो वॉशरूम में है। क्या कहा, वॉशरूम में? वो आज दिन भर से वॉशरूम में ही है क्या? अभी कुछ देर पहले अभिमन्यु ने फोन उठाया था, वो भी यही कह रहा था कि कायर वॉशरूम में है। युग सोचने लग जाता है कि वो क्या जवाब दे, तभी वो झट से कहता है, वो क्या है ना, रात को उसने कुछ खराब खा लिया था, इसलिए उसका पेट खराब हो गया, इसलिए सुबह से ही वो वॉशरूम के चक्कर लगा रहा है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, जब वो आए तो उससे मेरी बात कराना। युग फटाक से पूछता है, उससे तुम्हें कुछ जरूरी काम था क्या? काम तो नहीं पर कुछ बात करनी थी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ बिंदु, क्या बात करनी है? कुछ देर रुककर बिंदु धीरे से कहती है, तुम उसे बताओगे तो नहीं ना? अरे नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र होकर बोलो। वैसे मुझे कायर से कुछ काम नहीं था, बस उसकी याद आ रही थी। क्या कहा? याद आ रही थी? ओए होए क्या बात है? हाँ वो क्या है ना, मेरी कायर से रोज किसी ना किसी बहाने से बात होते रहती है, पर आज सुबह से कुछ बात नहीं हुई तो बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए सोचा उससे बात कर लूं। पर कायर के सामने तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि उसके सामने तो तुम उसी की बेइज्जती करती रहती हो, उसे घास तक नहीं डालती। वो उसकी भलाई के लिए युग, तुमने देखा है ना, वो कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर बैठकर शायरियां लिखता रहता है। अब उसे कौन समझाए कि शायरी लिखने से दिल तो भर जाता है पर पेट नहीं भरता, जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे लाइफ आगे नहीं बढ़ती। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, काश ये चीज मेरे मम्मी पापा को भी पता होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हो रही होती। मतलब? युग बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ कायर से जब वो आता है। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, जल्दी बात करवाना। युग फोन कट कर देता है। जैसे ही युग फोन कट करता है, कायर की फिर बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता कहाँ पर है? मेरी अमोदिता, मुझे उससे शादी करनी है, बुलाओ मेरी अमोदिता को। अभिमन्यु अपने हाथों से कायर का मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप हो जा अमोदिता के दीवाने, रुक जा, करवा रहा हूँ तेरी अमोदिता से शादी। युग कायर को देखते हुए कहता है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? तुझे ठीक लग रहा है क्या? लग तो नहीं रहा। अच्छा हुआ मैं मेडिसिन ले आया, इसे जल्दी से खिला देते हैं। इतना कहकर युग मछली वाली पॉलीथीन टेबल पर रखता है और अपनी शर्ट की पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर अभिमन्यु को दे देता है। अभिमन्यु कायर को वो मेडिसिन जैसे तैसे खिला देता है और कुछ ही देर में कायर सो जाता है। अभिमन्यु और युग कायर को सुलाने के बाद अभी आराम कर ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर टेबल पर पड़ी पॉलीथीन पर पड़ती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, इस पॉलीथीन के अंदर क्या है? अरे इसके अंदर भुंजी हुई मछली है। क्या कहा? भुंजी हुई मछली? ये कहाँ मिल गई तुझे? अरे ये अपना रोंग का मुझा घाट है ना, वहीं पर मिली, यामिनी बेच रही थी गर्मा गर्म तो मैं ले आया। अभिमन्यु युग के मजे लेते हुए कहता है, तुझे बड़ी यामिनी मिलती है, कभी कुएं के पास तो कभी घाट के पास। मुझे भी मिला, जरा मैं भी देखूं कौन है यामिनी जिसने हमारे युग की एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी भाभी को भुला दिया है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग का चेहरा उतर जाता है और वो नाराजगी के साथ कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया, मैंने कहा ना तुझे शालिनी को भाभी मत बोला कर, हमारा बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। हाँ भाई नहीं बोलूंगा, वैसे भी अब शालिनी की जगह यामिनी जो मिल गई है तुझे, अब तो यामिनी ही मेरी भाभी बनेगी। युग अभिमन्यु को आंख दिखाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया, एक बात हमेशा याद रखना, शालिनी अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, पर उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं ले सकती। ऐसा क्यों? आखिर क्या था शालिनी में ऐसा जो किसी और में नहीं है?
ब्रेकअप हो गया है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता? जिंदगी में आगे बढ़। युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता अभिमन्यु। फर्स्ट लव इज योर लास्ट लव। अगर उसके बाद कुछ होता भी है तो वो सिर्फ समझौता है और कुछ नहीं। यार तू ना बातें मत घुमा, ये बता कि आखिर हुआ क्या था तुम्हारे बीच, किस बात को लेकर ब्रेकअप हो गया था? यार अभी ना मैं कुछ नहीं बताना चाहता। जब तूने ना शालिनी का जिक्र करके मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था, इस पूर्णिमा को करेंगे उपाय, होगा ग्रहों का दोष दूर। जैसे जैसे अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते जा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कहता है, अरे शिट, ये कैसे हो गया? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? कैसी गड़बड़? यार मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लग रहा था कि पूर्णिमा 3 दिन बाद है, पर वो 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? हाँ यार मुझे भी अभी पता चला। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। आज से पहले हर पूर्णिमा और अमावस्या की डेट याद रहती थी, पर इस बार गलती हो गई। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है ये पता लगाने के लिए कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, और यदि है तो किस कमरे में। हाँ यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक तो वैसे ही ये कायर की ऐसी हालत है और अब यक्षिणी के बारे में भी आज रात को ही पता करना है। प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है यार। अभिमन्यु तू ही बता कैसे पता लगाएंगे यक्षिणी के बारे में? जरा सोचने दे यार मुझे, अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सोच ले, हमारे पास बस रात तक का ही वक्त है। उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यदि यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार बना लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैं सोचता हूँ कुछ, तू फिक्र मत कर। रात हो चुकी थी और रात के 12 बजे थे। अमुदिता और रजनी तहखाने में बैठी हुई थी। दोनों के सामने ही एक यंत्र बना हुआ था जिसके अंदर एक गोला था और उसके अंदर स्टार के तीनों कोनों पर एक एक आटे के दिए बने हुए रखे थे जो जले हुए नहीं थे। रजनी और अमुदिता वहां पर करीब 1 घंटे से बैठी हुई थी। जब से रजनी वहां पर आई थी उसने कुछ नहीं बोला था, बस वो अपनी तंत्र मंत्र यंत्र किताब के पेज पलटाए जा रही थी। एक गहरा सन्नाटा तहखाने के अंदर छाया हुआ था। अमुदिता सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, माँ आप कुछ बोलोगी भी या नहीं, या फिर रात भर बस इस किताब के पेज पलटाते रहोगी? रजनी अमुदिता की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी बस किताब के पेज पलटाए जा रही थी। अमुदिता फिर रजनी पर दबाव बनाते हुए कहती है, माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ ना कैसे तोड़ते हैं वशीकरण टोटका? रजनी गुस्से से अमुदिता से कहती है, तू कुछ देर चुप बैठेगी? एक तो एक काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से चुप भी नहीं बैठ सकती। रजनी का गुस्सा देखकर अमुदिता चुप हो जाती है। रजनी किताब के पेज पलटा ही रही थी कि तभी वो खुश होते हुए कहती है, मिल गया। अमुदिता झट से पूछती है, क्या मिल गया माँ? वशीकरण तोड़ने का मंत्र। क्या है ना, आज तक मैंने बस वशीकरण किया है, कभी तोड़ा नहीं है, इसीलिए ये मंत्र मुझे ढूंढना पड़ा। तो क्या है माँ वशीकरण तोड़ने का मंत्र, जल्दी बताइए ना। रजनी किताब के पेज पर उंगली फेरते हुए कहती है, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पीताम्बरे तंत्र बंध नाशय नाशय। इस मंत्र का जाप तुझे पूरे 7 बार करना है। अमुदिता खुश होते हुए कहती है, बस 7 बार जाप करने से वशीकरण टूट जाएगा? ये तो बहुत आसान है माँ। रजनी अमुदिता को रोकते हुए गुस्से से कहती है, रुक जा नालायक लड़की, तुझे ना हर काम की जल्दी रहती है। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लिया कर। भूल गई सुबह मैंने तुझे क्या बोला था? टोटका करना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उसे तोड़ना। मैंने तुझे टोटका तोड़ने का बस अभी मंत्र बताया है, ये नहीं बताया है कि टोटका कैसे तोड़ा जाता है। अमुदिता का चेहरा उतर जाता है और वो उखड़े हुए स्वर में कहती है, तो फिर कैसे तोड़ा जाता है माँ टोटका? देख मैं तुझे समझाती हूँ। जिस प्रकार किसी को वश में करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार वशीकरण तोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमने जो वशीकरण किया था वो था बाल के जरिए वशीकरण, जिसमें हल्दी की गांठ का उपयोग किया गया था। अब टोटका तोड़ने के लिए तुझे उस गांठ में से कायर का बाल निकालना होगा और किश्नोई नदी में प्रवाहित करना होगा। अमुदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हो माँ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस गांठ को तुम्हें चौराहे पर फेंक कर आ गई थी ना कल, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? वहीं से जहाँ पर फेंका था।
माँ आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं। भला वो गांठ अभी भी वहां पर रखी होगी क्या? हो सकता है कोई कुत्ता उठाकर ले गया हो या किसी इंसान ने चलते चलते लात मारते हुए कहीं ले गया हो। नालायक लड़की, वो टोटका था और कुत्ते कभी टोटके को नहीं छू सकते। भूल मत, कुत्ते आत्माओं को देख सकते हैं। उनके पास भी एक अदृश्य शक्ति होती है, बुरी शक्तियों को महसूस करने की। और रही इंसानों की बात, तो भूल मत, ये गांव है, शहर नहीं। अगर किसी ने उस काली पोटली को देख भी लिया होगा तो गलती से भी हाथ लगाने का सोचा भी नहीं होगा, समझी? माँ ये तो बहुत मुश्किल है। तो तुझे क्या काला जादू चूहे बिल्ली का खेल लगा था? इसमें कदम कदम पर खौफ रहता है, समझी? एक और बात याद रखना, ये सब तुझे 3 बजे शुरू करना है और 4 बजे तक खत्म करना है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ ये सब तो ठीक है, मैं चौराहे पर भी चली जाऊंगी और वो पोटली भी ढूंढ लूंगी, पर किश्नोई नदी में वो ये सब प्रवाहित करना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ जल ही था और अंत के समय में भी सिर्फ जल ही रहेगा, इसलिए इसे जल में प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें सात्विक और तांत्रिक चीजों में एक समान होती हैं, समझी? पर माँ तुमको पता है ना, कल रात पूर्णिमा है और तुमने ही कहा था यक्षिणी को युगची ने आजाद कर दिया होगा और वापस गेट पर ताला लगा दिया होगा। अरे पागल, पूर्णिमा तो कल रात है ना, तो तू आज क्यों डर रही है? और वैसे भी तू एक स्त्री है और यक्षिणी भी। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री के साथ संभोग नहीं करती। उसने आज तक जितनों को भी अपना शिकार बनाया है सब मर्दों को बनाया है और किसी को नहीं, समझी? हाँ समझ गई। चल अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, मैंने जो मंत्र बोला था उसका जाप करते हुए ये तीनों दिए जला और टोटका तोड़ने के लिए तैयार हो जा। अमोदिता माचिस से दिया जलाते हुए कहती है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पिताम्बरे तंत्र बंध नाशय नाशय। एक तरफ अमोदिता और रजनी टोटका तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ युग और अभिमन्यु यक्षिणी कहाँ पर है इस बारे में पता करे सोच रहे थे। कायर युग के कमरे में सोया हुआ था। युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार तू जब से अपने घर से लौटा है चुपचाप बैठा हुआ है, बता क्यों नहीं रहा है? कैसे पता लगाएंगे यक्षिणी के बारे में कि वो कहाँ पर है और किस कमरे में? यार बता रहा हूँ, पहले 3 तो बज जाने दे। युग दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, यार अभी 3 बजने में आधा घंटा कम है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तूने कहा था रात में बताएगा, बता ना। ठीक है बताता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटी सी घड़ी के आकार का काला बॉक्स निकालता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक काला धागा निकलता है जिसमें हीलिंग क्रिस्टल काले रंग का नुकीला पत्थर बंधा हुआ था जो एक शंकु के आकार का था। युग आंखें बड़ी करते हुए उस चीज को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पेंडुलम की तरह दिख रहा है। ये पेंडुलम नहीं है युग, इसे डाउनजिंग पेंडुलम कहा जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये डाउनजिंग पेंडुलम क्या होता है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, यार अभिमन्यु चुप क्यों खड़ा है? बता ना ये डाउजिंग पेंडुलम क्या होता है? अभिमन्यु डाउजिंग पेंडुलम का धागा हिलाते हुए कहता है, यार देख मैं न तुझे अच्छे से समझाता हूँ। डाउजिंग या डाउस का शाब्दिक अर्थ होता है गहराई पर जाकर खोजना। डाउजिंग विधि में पेंडुलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबा धागा या चेन होती है जिसके नीचे लटकी हुई भारी नोकदार लटकन को पेंडुलम कहते हैं। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, हमारे इस ब्रह्मांड में कई तरंगे मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो हमारे मन में वो शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे रेडियो अदृश्य किरणों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार पेंडुलम व्यक्ति के अचेतन मन, जगह, विचार व वस्तु की अदृश्य सूक्ष्म कणों व ऊर्जा को प्राप्त कर गति करके उत्तर हम तक पहुंचाता है। पेंडुलम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें जोड़कर हमारी तर्क बुद्धि में विश्लेषणी एवं रैखिक शक्ति को जोड़कर हमारे प्रश्नों के सही उत्तर देता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। किस ब्रह्मांड की किन तरंगों की बात कर रहा है तू? सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या? इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? बता रहा हूँ यार, तू सब्र तो कर। देख
डाउजिंग ना एक बहुत पुरानी विधि है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। जब कहीं पानी की खोज करनी होती थी या फिर खजाने की तलाश या फिर बारूदी सुरंग की खोज या फिर अदृश्य शक्तियों का पता लगाना होता था, सब इसी की मदद से किया जाता था। तू ना डाउजिंग को हर ताले की चाबी कह सकता है जिसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। युग अभिमन्यु के हाथ से डाउजिंग पेंडुलम लेते हुए कहता है, मतलब तू इस पेंडुलम की मदद से यक्षिणी का पता लगाएगा? अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ। और वो कैसे? जब हम इस डाउजिंग पेंडुलम को हाथ में पकड़ते हैं और कोई सा सवाल करते हैं तो ये पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करने लग जाता है। यदि जवाब हाँ होता है तो ये सीधे हाथ की ओर मूवमेंट करता है और यदि जवाब ना होता है तो उल्टे हाथ की ओर मूवमेंट करता है। मैं ना तुझे इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देख, जैसा कि अभी मैंने तुझे बताया था, ये ब्रह्मांड तरंगों से बना हुआ है और इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। बस शर्त यह है कि हमें उन्हें पता करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। डाउजिंग उसी में हमारी मदद करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब हम इस यंत्र को हाथ में लेकर कोई सा सवाल करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड में घूम रही उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उन्हीं तरंगों के माध्यम से ये यंत्र हमारे हाथों में गति करने लग जाता है। पर ये सब करना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज आनी चाहिए और वो है ध्यान लगाना। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ध्यान लगाना? हाँ, सही सुना, ध्यान लगाना। क्योंकि जब हम यंत्र से सवाल करते हैं तो हमारा चेतन मन सवाल करता है और जवाब पाने के लिए जरूरी है कि सवाल करने के बाद चेतन मन शांत हो जाए और ऐसा करते ही हमारा अवचेतन मन सक्रिय होकर उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा और पेंडुलम मूवमेंट करके किसी भी छुपी हुई बात का जवाब देने में सफल हो जाएगा। ये सब तभी होगा जब हमें ध्यान लगाना आता हो और अपने मन पर पूरी तरह काबू हो। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये सब सीखा था जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में था। अभिमन्यु की सारी बातें सुनकर युग हंसते हुए कहता है, यार तू क्या पागल हो रहा है? तुझे क्या लगता है इस टेक्निक की मदद से हम यक्षिणी का पता लगा लेंगे कि वो कहाँ पर और किस कमरे में है? यार तू हंस रहा है। इस टेक्निक से हम सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि और भी कई अदृश्य शक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तुझे पता है प्राचीन काल में भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए डाउजिंग का ही उपयोग किया जाता था। कई स्थानों पर उल्लेख मिलते हैं कि राजा युद्ध में जाने से पहले डाउजिंग किया करते थे। दक्षिणी पूर्व लीबिया की प्राचीन गुफाओं में तो कुछ चित्र भी मिले हैं जिनमें अनेक लोगों ने डाउजिंग करते हुए कुछ लोगों को घेर रखा है। अभिमन्यु वापस से पेंडुलम युग के हाथों से लेते हुए कहता है, 18वीं शताब्दी में अनेक देशों में डाउजिंग का प्रचलन बढ़ा है और इतना ही नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसी तकनीक के जरिए राजस्थान में कुएं और पानी की खोज की थी। फ्रांस में तो इस तकनीक को चार्ट के साथ विकसित किया गया है। डॉक्टरों द्वारा बीमारियों के मूल कारण की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता था, जिसे रेडियस्थीसिया के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु युग को डाउजिंग के बारे में बता ही रहा था कि तभी 3 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। टन टन टन। ये संकेत था कि रात के 3 बज चुके हैं। युग दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, यार 3 बज गए, अब तेरी इस डाउजिंग पेंडुलम का यूज करें? अभिमन्यु धीरे से कहता है, हाँ, खेल शुरू करते हैं। अभिमन्यु पेंडुलम में लगे काले धागे को पकड़ता है। पहले तो पेंडुलम आगे पीछे होने लगता है, पर कुछ ही देर बाद वो अपनी जगह पर रुक जाता है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी, क्या तुम यहीं हो? यदि हो तो मुझे संकेत दो यक्षिणी। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और पेंडुलम के मूवमेंट करने का इंतजार करने लग जाता है। जहाँ एक तरफ अभिमन्यु और युग यक्षिणी के बारे में पता लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता कायर पर किया गया टोटका तोड़ने के लिए अकेले ही चौराहे पर जाने के लिए निकल पड़ी थी। टोटका उसने अकेले किया था, इसलिए उसे अकेले ही चौराहे पर जाना पड़ रहा था। अमोदिता डरते डरते अपने कदम चौराहे की ओर बढ़ा रही थी। रात का गहरा सन्नाटा सड़क पर छाया हुआ था। आसमान में चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उसकी मदद से अमोदिता आगे बढ़ रही थी। अमोदिता मन ही मन फुसफुसाते हुए कहती है, मैं एक सौदाइन हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरा काम डरना नहीं बल्कि अपनी काली जादू की शक्तियों से डराना है। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास वाले चौराहे पर पहुंच जाती है और हल्दी की गांठ जिसे काले कपड़े के टुकड़े में बांधकर उसने फेंका था वो पुड़िया ढूंढने लग जाती है। सड़क मिट्टी की बनी हुई थी जिस कारण वहां पर बहुत सारी धूल और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो गए थे।
उन्हीं पत्थरों के टुकड़ों को अपने हाथों से हटाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढने लग जाती है। अमोदिता पुड़िया ढूंढते हुए कहती है, कहाँ चली गई? यहीं पर तो फेंकी थी मैंने। अरे कहाँ गई? यहीं पर होना चाहिए उसे, यहीं कहीं होगी। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे से निकला हो। अपने पीछे हलचल महसूस होती देख अमोदिता सहम जाती है। वो धीरे धीरे बड़ी हिम्मत के साथ पीछे पलटने लग जाती है। जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो कि बेहद डरावना लग रहा था। वो कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उस कुत्ते की आंखें लाल हो चुकी थी, जो कि एक टक नजर से अमोदिता को घूरे जा रही थी। उस काले कुत्ते के शरीर पर लंबे लंबे बाल थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहीं नहाया हो। अमोदिता कुत्ते को देखते हुए कहती है, वाह, अच्छा तो ये कुत्ता है। इस कुत्ते कमीने ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कुत्ता अमोदिता को देखकर भौंकने लग जाता है। पहले तो अमोदिता डर जाती है, पर फिर बड़ी हिम्मत से कहती है, अरे कुत्ते कमीने, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझे देखकर भौंके जा रहा है। मैं तो एक सौदाइन हूँ। अच्छा तो तू एक सौदाइन को देखकर भौंक रहा है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। इतना कहकर अमोदिता जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उठाने लग जाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंक कर मारने लग जाती है। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो कुत्ता डरता नहीं, बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है और लगातार अमोदिता को देखकर भौंके जा रहा था। अमोदिता का कोई निशाना उस कुत्ते को नहीं लग पा रहा था। निशाना लगाने में वो एक अनाड़ी थी। अमोदिता सड़क पर से पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारे ही जा रही थी कि तभी उसके हाथ में कोई ऐसी चीज आती है जो बहुत सॉफ्ट थी। अमोदिता रुक जाती है और उस चीज को देखने लग जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक काले कपड़े की पुड़िया थी। ये वही पुड़िया थी जो उसने फेंकी थी। अमोदिता उस पुड़िया को देखकर खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अरे मिल गई, जब से इसे ही तो ढूंढ रही थी। जब से इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं। इस कुत्ते ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। इतना कहकर अमोदिता अपना सिर ऊपर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ देखने लग जाती है, पर तब तक वो कुत्ता वहां से जा चुका था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे ये कुत्ता कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। जब भगा रही थी तब तो नहीं गया, अब अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरा काम तो आसान हो गया ना। अब इसे किश्नोई नदी में प्रवाहित करना है, जैसा कि माँ ने कहा था, वो भी 4 बजे से पहले। 3:30 तो यहीं पर बच गए, बस आधा घंटा बचा हुआ है। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम किश्नोई नदी की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अभिमन्यु और युग यक्षिणी का पता लगा रहे थे। अभिमन्यु अपने हाथ में डाउजिंग पेंडुलम लेकर खड़ा हुआ था और काफी देर से पेंडुलम के हिलने का इंतजार कर रहा था, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभिमन्यु फिर अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहता है, यक्षिणी, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे संकेत दो। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। तेरा ये डिवाइस भी बाकी के डिवाइस की तरह खराब ही है। अभिमन्यु युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? जब से देख रहा हूँ बकबक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कछुए की कमी तू पूरी कर रहा है। मैंने कहा था ना, इस विधि में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। तू मुझे ध्यान ही नहीं लगाने देगा तो मैं यक्षिणी के बारे में कैसे पता लगाऊंगा? मुझे अपने मन को अचेतन कर ब्रह्मांड में घूम रही तरंगों के साथ संपर्क साधने दे, समझा? अभिमन्यु का गुस्सा देखकर युग एकदम चुप हो जाता है। अभिमन्यु अपने दूसरे हाथ में डाउजिंग पकड़ता है और एक गहरी सांस लेकर आहिस्ते से कहता है, क्या यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है? अगर है तो हमें संकेत दो। अभिमन्यु और युग एक टक नजर से पेंडुलम की ओर देखने लग जाते हैं। उन दोनों की नजर पेंडुलम से हट ही नहीं रही थी और देखते ही देखते वो पेंडुलम अभिमन्यु के राइट हैंड साइड मूवमेंट करने लग जाता है, जिसका ये मतलब था कि कोठी के अंदर कोई न कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। पेंडुलम को हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और उत्साहित होते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है तो मुझे बताओ कि वो किस साइड है। मुझे राह दिखाओ, ब्रह्मांड की तरंगे अपना करिश्मा दिखाओ। वो पेंडुलम सीढ़ियों की दिशा की ओर हिलने लग जाता है। अभिमन्यु पेंडुलम की ओर देखते हुए कहता है, यार ये तो ऊपर के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी ऊपर वाले कमरे में है। वो दोनों टाइम वेस्ट न करके पेंडुलम की दिशा की ओर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पेंडुलम की दिशा का पीछा करते करते वो दोनों रूम नंबर 666 के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी 666 रूम नंबर के बगल में जो कमरा था उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि युग का था। अभिमन्यु कहता है, यार ये तेरे कमरे से इतनी गंदी बदबू कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है, बॉडी सड़ने जैसी गंध है। युग अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मेरे कमरे के अंदर कायर है, वही तो मेडिसिन खाकर सो रहा है। जैसे युग ये बात बोलता है उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो दोनों जल्दी से युग के कमरे के अंदर घुस जाते हैं।
कमरे के अंदर जाते से ही वो बदबू और बढ़ जाती है और उनके नथुनों में घुसने लग जाती है। जब वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कायर बिस्तर पर लेटा हुआ था। युग एक हाथ से अपनी नाक बंद करता है और दूसरे हाथ से कायर की नब्ज चेक करने लग जाता है। अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ, ठीक तो है ना ये? युग कुछ देर रुक कर कहता है, हाँ यार ठीक तो है, नब्ज तो चल रही है, फिर ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है यार, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मुझसे तो सहा ही नहीं जा रहा। अभिमन्यु और युग अपने आसपास देखने लग जाते हैं और पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही थी। बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु और युग आसपास देख ही रहे थे कि तभी युग की नजर टेबल पर रखी पॉलीथीन पर पड़ती है। उस पॉलीथीन पर करीब 20-30 मक्खियां भिनभिना रही थी। युग उस पॉलीथीन की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख, उस पॉलीथीन के ऊपर इतनी सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं, इस पॉलीथीन में क्या है? अभिमन्यु बिना युग के किसी सवाल का जवाब दिए अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाते जा रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन के पास पहुंचता है और उसे उलटता है तो देखता है कि उसके अंदर मछलियां रखी हुई थी। ये वही मछली थी जो युग को यामिनी ने दी थी। वो मछलियां पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके अंदर से मरे हुए इंसान की बदबू आ रही थी। अभिमन्यु सड़ी हुई मछली को देखते हुए कहता है, यार ये बदबू तो इन मछलियों के अंदर से आ रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, पर ये मछलियां इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती हैं? आज सुबह ही की तो ताजी मछलियां थी ये। पता नहीं यार, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मान ले कि मछलियां खराब भी हो गई तो चलता है, पर ऐसी बदबू किस मछली में से आती है यार? ऐसा लग रहा था जैसे कई लाशें हो अंदर जो सड़ रही हो। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी युग की नजर अभिमन्यु के हाथ के डाउजिंग यंत्र पर पड़ती है और वो देखता है कि पेंडुलम ने अपने आप मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। युग घबराते हुए कहता है, यार वो देख, तेरा पेंडुलम फिर मूवमेंट कर रहा है। पेंडुलम कमरे के बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा था। वो दोनों जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाते हैं और पेंडुलम की दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। वो दोनों रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाते हैं। पेंडुलम रूम नंबर 666 के अंदर की ओर संकेत कर रहा था। युग और अभिमन्यु ये सब देखकर पसीना पसीना हो गए थे। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी आजाद नहीं हुई है, वो यहीं इसी कमरे के अंदर कैद है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर यक्षिणी आजाद क्यों नहीं हुई? हमने तो गेट खोला था ना। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।